नमस्कार। अक्सर आपने मुझे आउटडोर में देखा है, लेकिन आज मैं इंडोर में हूँ, तो उसका एक बड़ा रीज़न है। एक तो बारिश लगातार हो रही है, और दूसरी बात यह है कि जिस शख्सियत का आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं वो अपने आप में ख़ास है। ख़ास इसलिए कि चलिए एक कहानी सुनाता हूँ पहले। ये बात 1993 की है। टिहरी के घनसाली के कैबरिया स्वान, वहाँ से एक युवा निकला और उसके बहुत सारे सपने थे, और वो निकला पहले दिल्ली, फिर मुंबई, फिर दिल्ली, और उसके बाद पहुंच गया चाइना। और चाइना में जाने के बाद करीबन 2 दशक का ये सफ़र हो चुका है, और आज वही युवा वहाँ का एक ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर है, होटलियर है, होटल चेन्स हैं उनकी बहुत सारी। वो बहुत सारी चीनी फिल्मों में काम कर रहे हैं और कई सारी चीज़ें। और मैं कहूँगा कि उत्तराखंड की संस्कृति के या भारत की संस्कृति के अगर कोई इस समय चाइना में सबसे बड़े संदेशवाहक हैं तो वो हैं देव रतोड़ी। तो हमारे साथ हैं देव रतोड़ी। वेलकम देव जी आपका। मैं ना बड़ा इनफॉर्मल आपसे इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि आप तो हीरो बनने निकले थे, और आपकी यात्रा हीरो बनने से ये बिजनेस में कैसे आ गए? मैं तो एक्चुअली 1998 में बम्बई गया था जी। बड़ा इंस्पायर था बॉलीवुड से। गया तो वहाँ कैमरे के सामने जब खड़ा हुआ पहले दिन तो पैर कांपने लग गए। वापस आ गया दिल्ली, तो दिल्ली कुछ दिन काम करा, तो उसके बाद चाइना जाने का मौका मिला, तो चाइना पहुँच गए। तो चाइना पहुँचे तो रेस्टोरेंट लाइन में काम करते करते एक दिन ऐसे किसी डायरेक्टर ने देखा कि भाई यहाँ पे कुछ एक छोटा सा रोल है और आप कीजिए। तो मौका मिला दोबारा। मैं कहा यार इस बार करते हैं कोशिश, और इस बार की जो कोशिश है वो कामयाब होगी। तो इस तरह से हम लोग। तो ये तो सही बात है कि आपने कोशिश की और वो कामयाब हो गई, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पे फिर अटक रहा है। हाँ, आपका क्या ये डिसाइडेड था कि आपको चीन जाना है? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता लगा है आपने बाकायदा मार्शल आर्ट सीखी है। और क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि भारतीय फिल्मों में अगर आपको काम करना हो तो आपको बढ़िया डांस करना आना चाहिए, है ना, और चाइनीज फिल्मों में अगर आपको काम करना हो तो आपको मार्शल आर्ट आना चाहिए। तो ये क्या डिसाइडेड था, ये डेस्टिनी की हम एक वो कह लें कि डेस्टिनी कुछ ऐसा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या होता है कि देखो आप जो प्लान करते हैं, कई बार ऊपर वाले का कुछ और ही प्लान है आपके लिए, उससे बेहतर प्लान है, तो उसके प्लान के हिसाब से होता है। हमने प्लान किया था, लेकिन मार्शल आर्ट का तो था मेरे पास, था मेरा कि मेरे को मार्शल आर्ट सीखना है और एक स्कूल चलाना है, क्योंकि मैं बड़ा इंस्पायर था ब्रूस ली से। लेकिन ये नहीं था कि वो फिल्म का। तो फिल्म का अचानक जो है बम्बई गया, लगा कि फ़िल्म भी कर सकता हूँ। फिर वापस आया तो फिल्म का वो टूट गया। फिर दोबारा मौका मिला 20 साल बाद। तो ये ड्रीम्स था, वो स्पार्क था, वो था कि नहीं, वो जिंदा था। हाँ जी, आखिरी टाइम तक। कभी ये लगा कि जो सपना मुंबई में पूरा नहीं हुआ, जब मैं चाइना में आया और मैं अब कर रहा हूँ, और ये सपना हॉलीवुड तक ले जाएगा? सोचा नहीं था ट्रूली स्पीकिंग जब मैंने शुरू करा, लेकिन जब मैंने 8-10 फिल्म कर दी और फिर मेरे को एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर आया जिसमें मैंने काम करा एक एस्ट्रोनॉट का, तो उसके बाद लगने लग गया कि अब बॉलीवुड में भी चांस मिल सकता है जी। हाँ जी। जितने लोग देख रहे हैं, देव जी को आप सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे, वहाँ जो तमाम वो भारतीयता से संबंधित कुछ ना कुछ इवेंट कराते रहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चीन में लाल किला बनाने का क्रेडिट इनको जाता है तो ये लाल किला बनाने का, और वो भी बीजिंग में, कैसे आइडिया? नहीं, हमने सोचा कि देखो हमारा जो संस्कृति अगर प्रचार करना है तो ज़्यादातर जो चीनी थे उनको पता था लाल किला में भाषण देते हैं और एक बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगा कि यार ये नाम बड़ा बेस्ट है, तो हमने उसी टाइम चूज कर दिया था, एक लाल किला और एक हमारा जो है अंबर पैलेस, जो अंबर फोर्ट राजा मान सिंह ने बनाया था। तो दोनों रजिस्टर करें तो हमारा इस तरह से जो पहली स्थापना हुई हमारी जो कंपनी की 2013 में, वो लाल किला से शुरुआत हुई। तो एक लाल किला इंडिया में, अगर चाइना में जो लाल किला जैसे आपने बोला वो हमारा ही है। जी बिल्कुल, इसका क्रेडिट आपको जाता है। और फिर ये अंबर पैलेस की जर्नी और इतने सारे होटल्स, और आप, मैंने सुना है कि आप वुहान में भी, और वुहान बहुत सारी चीज़ों के लिए चर्चा बहुत फेमस है। अभी तो कोरोना के लिए चर्चा में रहा पिछले कुछ सालों में, लेकिन वुहान में भी आप अपना अंबर पैलेस रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं। तो ये अंबर पैलेस का आइडिया कैसे आया, और आपको कब लगा कि इंडियन कुजीन चाइना में लोग इतना पसंद करेंगे? नहीं, जैसे हमने पहला रेस्टोरेंट खोला हमने रेड फोर्ट, तो ये लोगों को, ये अलग थीम का रेस्टोरेंट था। ये था एक कल्चरल, पहला अपने आप में एक ऐसा कल्चरल थीम रेस्टोरेंट जहां आप इंडियन कल्चर, इंडिया को समझने आते हैं, इंडिया को एक्सपीरियंस करने आते हैं। तो अलग थीम था, ये चल पड़ा। तो उसके बाद फिर हमने बहुत सारे खोले। फिर कोविड के दौरान बहुत सारे बंद भी हुए। तो कोविड के बाद फिर हमने डिसाइड करा कि हम इसको अभी अपग्रेड करते हैं। तो अपग्रेड कैसा हुआ कि हमारा जो रेस्टोरेंट है उसका थीम हमने दरवाजे, खिड़की,
पिलर, लाइव किचन, साड़ियाँ, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, वो सारा लॉन्च करा इसमें। और त्यौहार तो हम पहले से मनाते ही हैं। तो इस तरह से अभी हमने वो अपग्रेडेड वर्जन है, जो हमारा जो जैसे मोबाइल अपग्रेड होता जाता है, तो ये रेड फोर्ट का अंबर पैलेस जो है वो अपग्रेडेड वर्जन है। चीन के बारे में ना बहुत सारी धारणाएं हैं। हाँ, भारत में भी एक धारणा है। हाँ। और चीन के बारे में भी कहा जाता है कि चीन को शायद आप बहुत कम जानते हैं। तो ऐसा क्या है चीन के बारे में जो शायद आम लोग नहीं जानते? क्या आप बताना चाहेंगे दर्शकों? हाँ बिल्कुल। पहली जो धारणा है वो ये है, मुझे लगता था कि हर चीनी को मार्शल आर्ट आता है, जो कि नहीं है। आपको इतने ही मिलेंगे जैसे इंडिया में हर एक आदमी को, हमको लगता है, चीनियों को लगता है कि हर एक आदमी बाबा रामदेव की तरह योग करता है, या फिर हमारा जो डांस है, जैसे बॉलीवुड में देखते हो कि हर एक को डांस आता है, सिंगिंग करते हैं। तो ये जो धारणा है वो नहीं है, वो चीन में है नहीं। दूसरा क्या है कि हमें लगता था जब वहाँ जाते हैं हम, तो हमको लगता है कि चीन में बहुत गरीबी है, सबके लंबे लंबे बाल हैं, किसी के लंबे बाल नहीं है, हाइट कम है, छोटी छोटी आंखें हैं। उनकी हाइट हमसे ज़्यादा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। वो भी गलत है। जैसे उनको भी लगता है कि इंडिया में बहुत गरीबी है। तो धीरे धीरे क्या है कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो इतना पावरफुल है कि 1 मिनट में मैसेज पहुँचे। कई बार इंडिया की न्यूज़ ऐसी न्यूज़ होती है, चीनी मेरे को बताते हैं, अरे यार इंडिया में ये नई न्यूज़ है, इतना फास्ट है। जब इंडिया चाइना का तनाव बीच में चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बॉर्डर पे टेंशन है, हाँ तो जी, क्या उसका असर वहाँ रहने वाले जो भारतीय हैं हाँ उन जी, पर पड़ता है, उनकी डे टू डे लाइफ पर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता है। बिल्कुल क्यों नहीं पड़ता है कि वहाँ का जो मीडिया है वो ऐसी सेंसिटिव न्यूज़ जो है उन्होंने, मैं देखा नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप डालेंगे नहीं उस तरह से। नहीं, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके दिखाया जाता है, जैसे तोड़ फोड़ है, अपनी जो जनता है वो आक्रोश में आके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन वहाँ पर देखो, मैं 19-18 साल हो गए मेरे को चीन में, कभी भी मुझे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो दे गो बियॉन्ड टू हेल्प। कई लोगों की तो डोकलाम विवाद के दौरान भी कॉल आ रहे थे, यार रेस्टोरेंट में बिजनेस तो ठीक है ना भाई, इफेक्ट तो नहीं हो रहा, मैं आ जाऊँ, अपने रिश्तेदारों को लेके आ जाते थे खाना खाने के लिए। तो इस तरह का सपोर्ट बहुत मिला हमको। इस तरह जनता जागरूक है, वो क्या करते हैं कि वहाँ की जनता और यहाँ में फ़र्क है। वहाँ गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करे, गवर्नमेंट का, लेकिन जो जनता है वो सारे बिजी है घर में। अगर 4 हैं तो 4 काम करे, हस्बैंड काम कर रहा, वाइफ काम करे, बच्चे काम कर रहे हैं, कोई खाली नहीं बैठा, उनको काम से मतलब है। तो ये बड़ा जो चीन के बारे में कही जाती है या चीन के लोगों के बारे में कही जाती है कि वहाँ के लोगों को दूसरे की संस्कृति को जानने में बहुत क्यूरियोसिटी है। बिल्कुल। क्या आपको ज़्यादा पता है ऐसी भारत में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको जानने में चीन के लोगों की बहुत दिलचस्पी है? मैं बॉलीवुड को हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, बॉलीवुड को छोड़ दें तो जो सबसे जो दूसरा जो बड़ा हॉट टॉपिक है वो है वहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो वहाँ के लोगों का एक है ध्यान योग। योग में बड़ा इंटरेस्ट है उनको। इसमें इंटरेस्ट है कि यार ये कास्ट सिस्टम क्या है, जो हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके प्रति उनका बड़ा वो है। और जो हमारा जो पहनावा भी है उसकी तरफ भी मुझे लग रहा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी रेस्टोरेंट में थीम है ना कि अगर आप पहले एडवांस बुकिंग करेंगे तो आपको साड़ियाँ मिलेगी, आप फोटोग्राफी करके, तो बहुत सारे लाइक हज़ारों लोग आते हैं, तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट है उनका। बट जैसे हम कहते हैं कि मेडिटेशन, ध्यान की बात होती है, हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ तो अपने आप में जो जहाँ मॉन्क्स हैं, इतना हाँ जी, वो तो अपने आप में मेडिटेशन का बहुत बड़ा हब वहाँ पर है। तो ऐसे में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और खासकर इंडियन स्पिरिचुअल टेक्निक्स को सीखना, जानना, क्यों आखिर उनकी दिलचस्पी अचानक से? वो इसलिए क्योंकि उसकी जो रूट है वो भारत में है। तो वो चाहते हैं कि जैसे मास्टर स्वनचांग 1300 साल पहले छांगान से इंडिया आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में, जो उनकी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि बुद्धिज्म का जो जन्म है वो तो यहीं से हुआ था, यहीं से गया। तो उनका जितना भी जो रिलीजियस से रिलेटेड, जो मैं कहूँगा जो भी स्पिरिचुअल जो है, वो यहीं से होके गया था। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा जो यंग जनरेशन है, जब वो ढूंढते हैं तो रूट घूम फिर के आपको हिंदुस्तान में मिलेगा। तो वो जो क्यूरियोसिटी है वो अभी तक बनी हुई है। अभी तक? हाँ जी, हाँ जी। आमतौर पर जब पहाड़ के लोग जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, बहुत काम करते हैं, तो हम लोगों में एक ये रहता है कि वो लोग लौट कर कुछ अपने इलाके के लिए करें, हाँ जी, अपने क्षेत्र के लिए करें। तो देव रतुड़ी ने एक बड़ी अच्छी पहल की है रतुड़ी फाउंडेशन के जरिए। हाँ जी, अभी हाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप टिहरी में बहुत अच्छा एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आइडिया कब आया कि यार अब मुझे अपनी जो मदरलैंड है, जो मेरी जन्मभूमि है, उसको कुछ पे बैक करना है, अब मैं इस लायक बन गया हूँ। तो कैसे ये रतुड़ी फाउंडेशन का आइडिया आया और आगे इसको लेकर क्या आपका थॉट है? देखो, ये बहुत लंबी कहानी है। मैं पिछले 23 साल से
ये हम लोग जो काम है वो कर रहे हैं। वो क्या हुआ कि जब हम स्कूल में थे तो गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि फ़ीस के लिए पैसे नहीं होते थे, तो हमारा मकान सबसे ऊपर है, तो जब मैं जाता था तो रोते हुए जाता था। तो क्यों रो रहे हैं? तो जो गाँव में है, अच्छा फ़ीस नहीं है। फ़ीस भी क्या होती है उस टाइम, 1 रुपये 2 रुपये। तो कुछ ना कुछ लोग मेरी मदद करते थे। तो जहन में था उस टाइम कि यार मैं नहीं चाहता था कि मेरी एजुकेशन इसलिए नहीं हुई कंप्लीट क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अभी हम इस स्थिति में तो हैं एटलीस्ट कि मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा बच्चा इसलिए उसका एजुकेशन कंप्लीट ना हो क्योंकि पैसा नहीं है। तो वहाँ से वो जो थॉट था, जब गरीबी थी वहाँ से निकला, और उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि हर मंगलवार को पिछले 23 साल से मेरा फास्ट रहता है। मैं कुछ नहीं खाता हूँ, फ्रूट भी नहीं खाता हूँ। वो पैसा जो बचता है उसको हम एजुकेशन में हेल्प करते हैं। फिर हमने, ये तो तब तक था जब तक मैं जॉब कर रहा था, फिर हमने जब अपना सेटअप करा और धीरे धीरे कंपनी बड़ी होने लगी। अभी आज के डेट में हमारे पास में लगभग 70 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, 50 हमारे उत्तराखंड से और 20-30 चीनी है, और धीरे धीरे कंपनी बढ़ रही। तो अब हमने क्या करा, एक रतुड़ी फाउंडेशन की स्थापना करी, और उसके माध्यम से, बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हमने जैसे हमारे स्कूल हैं टिहरी में, तो जहाँ भी हमें लगता है कि बहुत बेसिक जो एजुकेशन हो सबका राइट है, एजुकेशन और फूड, तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी हेल्प हो। इसी तरह हम चीन में हमारा जो अंबर पैलेस है उसके माध्यम से हम रतुड़ी फाउंडेशन के द्वारा हर थर्सडे को 130 से 150 पोर्शन मील जाता है होमलेस पीपल के लिए, हर थर्सडे को। तो ये हमारी, मैं समझता हूँ ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी एज एन इंडिविजुअल। अगर आप कुछ ले रहे हैं तो ये आपको देना ही देना है, लेकिन देखो कुछ नहीं जाना है ना एक दिन। तो कोशिश करते हैं हम लोग कि वो जो है ना बैलेंस बना रहे। हाँ जी, ये जर्नी 1993 से शुरू हुई, हाँ जी, जैसे आपने बताया। हाँ, और 20 साल का सफ़र आपका चीन का हो गया है। हाँ जी, 20 साल का चीन। जब पीछे देखते हैं, हाँ जी, तो क्या देखते हैं? वही यादें उत्तराखंड से जुड़े हैं हमारी। देखो जो जड़ें इतनी मजबूत थी, तो वो इतनी परेशानियां से हम लोग निकल के आए हैं कि उसको भूलना ना इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि वो जो स्ट्रगल अगर नहीं होता तो शायद इस तरह की थॉट भी नहीं बन के आती। ये जो थॉट है, जिस तरह से हम लोग उस अपनी संस्कृति के साथ मजबूती से खड़े हैं, जिस तरह से हम लोग डिगमिगाते नहीं हैं, जिस तरह से वो धैर्य है, वो सपना है, वो ताकत है, वो ताकत उस परेशानियों से आती है। उस परेशानी जो झेली हमने ना, तो याद है। तो उससे क्या मुझे लगता है कि जो संस्कृति से अगर आप जुड़े हैं और अपनी रूट आपको पता है, तो इंसान फिर कुछ भी कर सकता है। जी, अब मैं आपसे एक सवाल इसलिए भी जानना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि उत्तराखंड से जो लोग बाहर रहते हैं, वो भले ही देश के दूसरे हिस्सों में हों या विदेशों में हों, उनको उनके एक अलग नज़रिया होता है उत्तराखंड को देखने का। आपने उत्तराखंड को बनते हुए देखा होगा, आप उस समय देश से बाहर थे, लेकिन आपने एक जर्नी देखी उत्तराखंड। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या उस तरह से उत्तराखंड सही दिशा में जा रहा है, या अभी कौन कौन से सेक्टर जहाँ काम करने की बात है? अगर उत्तराखंड की बात करें स्पेशली, मैं कहूँगा कि हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो उत्तराखंड बहुत ही बढ़िया कर रहा है। मैं कहूँगा बिल्कुल एक्सीलेंट, लेकिन सिर्फ आध्यात्मिक, क्योंकि अगर आपको बैलेंस बहुत ज़रूरी है ना, आपको लंबी उड़ान भरनी है, तो अगर आप एक पंख आपका आधा कटा हुआ है तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। तो मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि हमको आध्यात्मिक के साथ साथ औद्योगिक दृष्टि से अगर देखें तो हमारे उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। जैसे कि एज एन इंडिविजुअल मैं बताऊँ, क्योंकि हमारे अंदर ब्रह्मांड है ना, मैंने क्या करा कि अपना पोटेंशियल कोशिश करी, उसका कुछ हिस्सा हमने यूज करा। तो मैं यहाँ वही एक बच्चा जिसके पैर में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है पहनने के लिए, फीस देने के लिए पैसा नहीं है, वो अगर आज 100 लोगों को रोजगार दे सकता है ना, वो कहाँ से आया? क्योंकि हमने अपनी संभावनाएं देखी है। तो उत्तराखंड में वही करने की ज़रूरत है, जो आध्यात्मिक के साथ साथ औद्योगिक दृष्टि से हमको इसको और ऊपर उठाना है, और उसकी संभावनाएं है, वो जगह है। क्योंकि अगर आप टूरिज्म की बात करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड तो स्वर्ग है, देवभूमि है, चारों धाम है। इंफ्रा के मामले में गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम करा, हाईवे बन रही, रोड बन रही, गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के करने से नहीं होगा। हमें एज एन इंडिविजुअल हमें जागरूक होना पड़ेगा। एक नवयुवक को पूरा अपना अगर पूरा देंगे 100%, मैं कह रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी हमने आपको इसलिए दिखाई कि जब एक इंडिविजुअल, जब एक युवा उत्तराखंड से निकलता है, उसके बहुत सारे सपने होते हैं। वो हो सकता है उसे बहुत कुछ नहीं पता हो दुनियादारी के बारे में, या उसने वो दुनिया नहीं देखी है जो आज की है, एकदम बदली हुई है। लेकिन जब वो ओवर द पीरियड, साल दर साल
उसकी एक सतत प्रक्रिया चलती है, उसमें वो बहुत कुछ सीखता है। और ऐसे ही इंडिविजुअल जब अपना नाम रोशन करते हैं तो हमें बड़ा गर्व होता है देवभूमि उत्तराखंड के होने के नाते। और इसी वजह से हमें लगा कि आज हमें देव रतूड़ी जी से बात Thank you. कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चीनी भाषा में बेन हाओ कहते हैं नमस्ते को। नि हाओ, हाँ, नि हाओ। तो नि हाओ। एंड शेषे मीन्स धन्यवाद, शेषे। और जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये चैनल को अभी देखना शुरू नहीं किया, तो मैं आपको बताता हूँ अर्जुन रावत तीरंदाज, ये यूट्यूब पर है चैनल। और अगर स्पेसिफिक सर्च करें तो @तीरंदाज लाइव पर आप जा सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए। थैंक यू।